दृश्यते वा? दृश्यते। सर्वेभ्यो नमो नमः। कथं सन्ति भवन्तः सर्वेपि? सम्यक्? सम्यक् न? सम्यक्। एवं। गतकक्षायाम् अस्माभिः किं पठितम्? कोऽपि एकः वक्तुं शक्नोति वा? होरा पत्रिका के कुछ योग पढ़े थे। होराविषये। तर्हि धनुराशौ प्रथम होरा कस्य भवति? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? तर्हि वदतु। धनुराशौ प्रथम होरा कस्य भवति? सूर्य। सूर्यस्य भवति। साधु, उत्तमम्। अनन्तरं द्वेषकाणविचारः भवति। द्वेषकाणविचारः किमर्थं क्रियते? वक्तुं शक्नोति कोऽपि? द्वेषकाणविचारः किमर्थं क्रियते? डॉक्टर राकेश जोशी महोदय, वदतु कृपया। गुरुजी प्रणाम। हम्म। ये मुझे तो समझ में नहीं आया गुरुजी, मैं पिछली बार तो पढ़ाई नहीं है। बृहत् पाराशरे भ्रातृज सौख्यम लिखितम्। ग्रहाणां बलाबलस्य विचारः क्रियते। एकस्य राशिमानं कियत् भवति? एकस्य तेषांश। राशिमानं 23 अंश। आम् 23 अंश। आम् आम् 30 अंशात्मकं भवति। अस्तु, तो राशेः तृतीया भागः द्रेष्काणः भवति। अतः एकस्य द्रेष्काणमानं कियत् भवति? 10। 10 10 अंश। अंशात्मकं भवति। अवगतं वा सर्वैः? आम महोदय। आम गुरुदेव। तो अस्तु। एवं प्रकारेण एकस्मिन् राशौ कति द्रेष्काणः भवन्ति? 3 द्रेषकाणः भवति। 3 द्रेष्काणः भवन्ति। सम्यक्। तो इदानीं द्रेष्काणस्य गणना कथं भवति तत् वयं पश्यामः। राशयः कति भवन्ति? 12। 12 12। राशयः भवन्ति। के? मेष, वृष, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, सिंह, तुला, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक, धनु, धनु, मकर, मकर, कुंभ, कुंभ, मीन। मीन। मेषः, वृषभः, मिथुनः, मेषः। कर्कः, सिंहः, कन्या, तुला, वृश्चिकः, धनु, मकरः, कुंभः, मीन। एते 12 राशयः भवन्ति। इदानीं किं भवति? यदा कोऽपि ग्रहः 0 अंशतः 10 अंश पर्यन्तं भवति तदा प्रथम द्रेष्काणः भवति। यदा कोऽपि ग्रहः 11 अंशतः 20 अंश पर्यन्तं भवति तदा द्वितीय द्रेष्काणः भवति। एवमेव यदा कोऽपि ग्रहः 21 अंशतः 30 अंशत् पर्यन्तं भवति तदा तृतीय द्रेष्काणः भवति। 3 द्रेष्काणाः भवन्ति। अस्तु, किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयते। अधुना अहम हिंदी भाषायां वदामि। ठीक है? संस्कृत भाषा में आप लोग थोड़े से ऐसा लगा जैसे किसी ने बंधन में डाल दिया हो पकड़ करके। ये बोलना नहीं है, बिल्कुल भी चुपचाप रहना नहीं है। तो सुनकर समझ तो आती है लेकिन बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा व्यवहार में
सिद्ध होती है, बोल चाल से सिद्ध होती है। जब तक आप कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे तब तक वो आपकी पुष्ट नहीं हो पाएगी, शुद्ध नहीं हो पाएगी, है ना। अब जी बचपन में हम लोग हिंदी भाषा में ही बोलते हैं, हिंदी भाषा में ही समझते हैं, हमारी माता हमारे पिता हिंदी में ही बोलते हैं तो हम हिंदी सीख जाते हैं। यदि बाल्यकाल से ही हमको संस्कृत में ही बोलना सिखाया जाए तो हम संस्कृत भी सीख जाएंगे। भिन्न भिन्न देशों में जो जो भाषाएं में जो जो माता पिता जिस भाषा में बातचीत करते हैं बच्चा उसी भाषा में दक्ष हो जाता है ना। तो भाषा बोलचाल से ही आती है। अब हमारे जो ग्रंथ है जो जिसके वो सब संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने प्रयास किया था कि थोड़ा थोड़ा संस्कृत भाषा भी आपको आती चली जाए, ज्योतिष के साथ साथ हम संस्कृत भाषा को भी सीखें, है ना। तो देखिए 0 अंश से 10 अंश के बीच में यदि कोई ग्रह होगा तब वह प्रथम दृष्टांत में कहा जाएगा। इसी तरह से 11 अंश से 20 अंश के बीच में कोई ग्रह होगा तो वो दूसरे दृष्टांत में कहा जाएगा। दृष्टांत जो है ना एक विदेशी शब्द है ये। दृष्टांत हमारी भाषा का शब्द नहीं है ये, संस्कृत का। और तृतीय दृष्टांत कब होगा? यदा कोऽपि ग्रह एक विंशति अंशतः त्रिंशत अंशत पर्यंतम भवति, है ना। 21 अंश से लेकर के 30 अंश तक अगर कोई ग्रह होगा तब वह तृतीय दृष्टांत में कहा जाएगा। ठीक है निकेत जी, समझ में आ गया आपको? तो ये 3 दृष्टांत हो गए एक राशि में, 10 10 10 अंश के। जब एक राशि में 3 दृष्टांत हो गए तो 12 राशियों में कितने दृष्टांत हुए? 36। 36। षट्त्रिंशत् दृष्टान्ता भवन्ति, है ना। तो 36 दृष्टांत होते हैं कुल मिलाकर के। इसमें जो 22वां दृष्टांत होता है उसका विशेष जो है वो परिणाम कहा गया है, बड़ा प्रसिद्ध है 22वां दृष्टांत। तो हम लोग गणना कैसे करते हैं इसकी कि कौन सा ग्रह कौन से दृष्टांत में है? तो देखिए यदि कोई ग्रह प्रथम दृष्टांत के अंशों में है, यानी 0 से 10 अंश के बीच में है, तब उसका जो अधिपति होगा प्रथम दृष्टांत का वो कौन होगा? वही उसी राशि का अधिपति जिस राशि में वो ग्रह स्थित है। ठीक है। इसी तरह से यदि कोई ग्रह दूसरे दृष्टांत में स्थित है तब उसका अधिपति कौन होगा? उस राशि से 5वीं राशि का अधिपति। ठीक है। और यदि कोई ग्रह तीसरे दृष्टांत में उपस्थित है तब उसका अधिपति कौन होगा? उस राशि से 9वीं राशि का अधिपति। अब गणना कैसे करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखो एक जन पत्रिका हमारे बीच में है ये जन पत्रिका है। ऊपर देख रहे होंगे आप, उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार है। नीचे वाली जो जन पत्रिका है ये जन पत्रिका नहीं है, दृष्टांत चक्र है। ये दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार है। तो बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देखिए लग्न, लग्न को देखना है। ठीक है। लग्नम कियत अस्ति, लग्नम किम जातम। कर्क। नहीं कर्क तुला है लग्न क्या? नहीं, इधर मत देखिए दृष्टांत चक्र अच्छा की ओर। इधर जी। इधर देखिए जहां अंश लिखे हैं लग्न सूर्य चंद्रमा के, लग्न के अंश को देखिए। सबसे पहले राशि लिखा है, 7 राशि। वृश्चिक। तो तुला। हाँ, वृश्चिक लग्न जातम। कियत अच्छा अंशाः 7 गतः। पार करके कियत अंशाः गतः। 20 अंश पे। 20 अंशाः विंशति गतः। अतः विंशति अंश। हाँ, अतः जब 20 अंशाः गतः 20 अंश बीत गए वृश्चिक लग्न के, तो बताइए ये कौन से दृष्टांत की लग्न है? द्वितीय। तीसरे सोच तीसरे के दृष्टांत। बताइए, सोच के बताइए। 20 अंश व्यतीत हो गए। दूसरा दृष्टांत कब तक होता है? एक अंश 20 से अंश। लेकर हाँ 11 से 30 अंश 20 तक। तक। 11 से 20 20 तक। व्यतीत हो गए, इसके माने अब कौन तो सा ये प्रारंभ हो गया इसके बाद? तीसरा। तीसरा प्रारंभ हो गया ना। तो जी लग्न जो है वो वृश्चिक राशि के तीसरे दृष्टांत में है। तो वृश्चिक राशि से गणना कैसे करेंगे? क्योंकि तीसरे दृष्टांत में है इसलिए वृश्चिक राशि से नवम राशि को गिनिए, कौन सी आएगी? कर्क राशि। कर्क राशि आएगी। तो देखिए हमने दृष्टांत चक्र में जो दृष्टांत की लग्न है वो हमने कर्क लिख दी। ये स्पष्ट हुआ? जी। ठीक है। अब ऐसे ही ग्रहों के ग्रहों को दृष्टांत में फिट करेंगे। सूर्य, सूर्य बताइए कितने अंशों पर है और किस राशि में है?
निकेश जी आप बताओ पहले। सिंह राशि में आएंगे गुरुजी। सिंह राशि में कितने अंशों पर हैं? ये 25 डिग्री 22 कला और 20 विकला पे। 20 विकला पर हैं। तो बताइए कौन से देश काल में जी। हुए? तो सिंह से ये आएंगे नहीं, तीसरे पहले बताइए, देश। अंश देख करके बताइए कौन से देश काल में हुए। 25 अंश हुआ तो तीसरा तीसरा देश कांड तीसरे होगा ना देश काल गुरुजी, में। जीरो से। तो तीसरे देश काल जी की गणना होगी सूर्य की स्थित राशि से। सूर्य सिंह राशि में है तो सिंह से नवम राशि में, है ना? तो जी। सूर्य कौन सी राशि में है? सिंह में। सिंह से नवम गिनिए। मेष सिंह राशि कन्या आएगा। तुला मेष राशि वृश्चिक में। मेष। धनु मकर तो देखिए कुंभ देशकाल मेष। चक्र में हमने सूर्य को मेष में लिख दिया। ठीक है। जी। अब आगे मोनिका जी बताएंगी। चंद्रमा बताइए किस राशि में कितने अंशों पर है? वृश्चिक राशि में 16 अंश, कौन से 11 कला देश और 1 काल में? विकल्प है। सर द्वितीय देश कांड में। तो वृश्चिक राशि से गणना कैसे करेंगे? सर वृश्चिक राशि से सुनना भूल गई थी कि द्वितीय देश कांड में है तो कौन सा ग्रह हम उसका स्वामी पंचम। मानेंगे? उस राशि से पंचम। पंचम। अच्छा। तो वृश्चिक से सर पंचम मीन राशि। बताइए। मीन राशि। मीन राशि। तो देखिए चंद्रमा मीन के देशकाल में बैठे हैं। जी। ठीक है। अब भौम के बारे में बताएंगे। कौन बोलेंगे भौम के बारे में? जोशी जी बोलेंगे। जी गुरुजी। बताइए कौन सी राशि में ये है? आएगा द्वितीय में आएगा गुरुजी, द्वितीय देश काल में। कौन सी राशि में है भौम? जोशी ये जी है, मंगल किस राशि में है? मंगल है आपके। आपके नहीं है, हमारे सबके हैं। हम्म। आपने कैसे बता दिया? दृष्टांत चक्र देख के बता दिया एकदम। नहीं नहीं, ये 15 डिग्री में है ना। हाँ 15 डिग्री में है तो दूसरे दृष्टांत में हुए हैं। आ गए ना। जी। हाँ। तो कर्क राशि में है। कर्क। तो जी। कर्क राशि में है और दूसरे दृष्टांत में है, इसलिए दूसरे दृष्टांत की गणना के लिए कर्क से पंचम गिनेंगे हम। पंचम बनेंगे जी। कर्क से पंचम हुआ वृश्चिक। वृश्चिक। तो मंगल को देखिए भौम, जहां भौ लिखा है वो वृश्चिक जी। में ही है ना? ठीक है। ठीक। अवगतम। जी सर। अब बोलेंगे पारुल जी, पारुल अग्रवाल। आप बोलेंगी? जी सर। जी बताइए सर। बुध के बारे में सर बताइए। बुध। बुध कन्या राशि में है और हम्म। प्रथम दृष्टि स्थान में है। हम्म। तो दृष्टांत चक्र में बुध को कहाँ तो लिखेंगे? ये मैंने सुना वैसे शायद प्रथम में, यानी कि उससे एक राशि आगे देखेंगे सर। उसी राशि में। उसी राशि में लिखेंगे। उसी राशि में देखेंगे, ठीक है सर। तो बुध को हमने तो कन्या में कन्या ही में। लिख दिया है। जी। ठीक। गुरु के बारे में साक्षी मेहता जी बोलेंगी। बताइए। नहीं बोलेंगी? नहीं गुरुदेव, बता रही हूँ। हाँ बोलिए। गुरु मिथुन राशि में हम्म। तृतीय देश कांड में। हम्म। तो तो कुंभ में। उससे कौन से, मिथुन से कौन सा? गुरुदेव कुंभ में आएंगे ना। मिथुन से कौन सा हुआ? नौवा। हाँ नोवा करेंगे। ठीक है। शुक्र के बारे में जे एस पांडे जी बोलेंगे। गुरु जी। बताइए। शुक्र शुक्र की डिग्री देख लो गुरु जी। पहले देश का में है, पहले शुक्र सातवें में ही रहेंगे गुरु जी। तुला में ही रहेंगे। जी। ठीक है। शनि के बारे में कौन बोलेंगे? सम्राट जी। मैं सम्राट जी नहीं है है। आज? नहीं है। अशोक जी बोलिए। कुंभ ही रहेगा गुरु जी, कुंभ। हाँ शनि जो है वो तुला राशि में 14 अंश पर हैं, यानी कि दूसरे दृष्टिकोण में है।
तो तुला राशि से अगर दूसरा दृष्टांत होता है तो कहाँ पर गणना करते हैं? पंचम, यानी पंचम। तो तुला तुला से पंचम क्या हुआ? तुला से पंचम, कुंभ। तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ ही मकर, हो गया। कुंभ। कुंभ कुंभ। जी। शनि भी कुंभ के दृष्टांत में ही है। ठीक। राहु के बारे में बताइए निकेत जी। राहु भी वही देश कांड में आएंगे गुरु जी, 11वीं कुंभ राशि में, हम्म। क्योंकि और- 6 पार कर चुके हैं तो 7वां तुला के हो गए। हम्म। उसमें 16 डिग्री चल चुके हैं, तो ये दूसरे दूसरे देश कांड में आएंगे। हाँ, तुला से। तो, तो तुला से पंचम ठीक, तुला से पंचम राशि, क्या होता है? कुंभ। कुंभ। कुंभ, ठीक है। तुला, वृश्चिक, केतु। धनु, मकर, कुंभ। देखिए राहु को हमने केतु, कुंभ में लिखा है ना। जी, तो उसकी अपोजिट में उसको लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह से केतु की गणना कर लेंगे, है ना। यहाँ तक कोई जी, शंका किसी को? आगे बढ़े। सिर्फ लग्न में है गुरु जी थोड़ी सी। लगन में क्या दिक्कत है? लगन कितने अंशों की है? 20 अंश की। 20 अंश की है। 20 अंश कला विकला तक तो 0 0 है, लेकिन पृथ्वी विकला कुछ हो गई जी। होगी आगे। जी, ग्रह 20 अंश पे जाकर के रुका थोड़ी होगा। नहीं रुका। है, कुछ ना कुछ तो नहीं, ये प्रतिकला कर्क आगे लगन निकल गया कैसे? होगा। हाँ। जिस समय जातक का जन्म था उस समय 20 अंश पर था। कला शून्य थी, जी। विकला भी शून्य थी। जी। लेकिन प्रति विकला जी। होंगी वो हमने लिखी नहीं वहां पर। जी। इसलिए कौन से दृष्टांत में लग्न प्रवेश कर गई? तीसरे। तीसरे दृष्टांत में प्रवेश कर गई। तो वृश्चिक राशि जी। की लग्न है, तो वृश्चिक राशि जी। से नवम हमने गिन लिया, नवम। कर्क हो गया। अच्छा। तो दृष्टांत जी। की जो लग्न है वो कर्क आ गई। जी। ठीक है ना। और आप हमने देखिए। जो इसके पहले पढ़ा था गुरु जी, हाँ। जो हमने बृहद जातक में पढ़ा था इंद्र वज्र छंद में, तो उसमें लिखा था कि पहले देशकांड का स्वामी वही राशि का होता है, हाँ, दूसरा 12वें भाव का स्वामी, और तीसरे का एकादश का स्वामी। वो पूरा हमने प्राचीन मत पढ़ा था। अच्छा, प्राचीन तो वो मत है। उसको मानते नहीं है। हाँ, वराहमिहिर ने जी। लिखा है उसको भी। आधुनिक मत जी। यही है ना। जी। इसी को माने, वो लिख दिया उन्होंने कि इसको भी माना जाता था, कुछ लोग मानते थे आचार्य, जी। उसको लिखा जी। उन्होंने। देखिए, जी। हम नीचे जो आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट चार्ट नहीं चार्ट, ये दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार है। इसमें राशियां फिट होती हैं। जी। क्या जहां पर सूर्य लिखा हुआ है ये सदैव 1 नंबर की राशि हमेश। का ही कॉलम होता है, सदैव। सूर्य जहां लिखा है और जहां चंद्र लिखा है वो 12 अंक की राशि के लिए निर्धारित है, मीन के लिए। बाकी को आप क्लॉकवाइज गिनिए। सूर्य के आगे 2, ये 2 नंबर की राशि है। ठीक है, तो 2 नंबर के दृष्ट कांड में कोई ग्रह है नहीं है, इसलिए 2 2 नंबर के खाने को खाली लिख दिया। तीसरी राशि में, तीसरे दृष्ट कांड में कोई है? मिथुन में कोई नहीं है, नहीं। 4 में भी कोई नहीं है, 5 में कौन है? केतु है। तो जहां पर केतु। केतु लिखा है ये सदैव सिंह राशि होती है, सदैव। ठीक है ना। तो राशि चक्र में अंक जो है वो स्थिर होते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय परंपरा में क्या है? उत्तर भारतीय परंपरा में भाव तो स्थिर हैं लेकिन राशियां बदलती रहती हैं, है ना। राशियां जी। लग्न में यहाँ 4 अंक लिखा है, कभी कभी यहाँ 5 भी हो जाएगा, कभी 6 भी हो जाएगा, वो बदलती रहेगी ना। लेकिन दक्षिण भारतीय जी। परंपरा में ये निश्चित है, ये स्थिर है। ठीक है। तो दृष्टांत चक्र की गणना कैसे होती है ये आप लोग सीख गए। जी। ठीक है, अब बताइए, यदि प्रथम दृष्टाने कोऽपि ग्रह अस्ति तदा प्रथम दृष्टान में यदि कोई ग्रह है तो उसका अधिपति कौन होगा? वही उसी होगा राशि का। अधिपति का। स्वामी। ठीक है। अब देखिए, अब आगे का प्रकरण समझिए। अब 3 दृष्टान हो गए एक राशि में, ठीक है ना। तो कुल कितने दृष्टान जी। हुए? 36 देखो 36 दृष्टान राशि बने के। हुए हैं ये। ठीक है ना। ये 36 दृष्टान बने हुए हैं। यदि कोई ग्रह प्रथम दृष्टान में है लग्न के, ठीक है, यदि लग्न है मान लीजिए और वो प्रथम दृष्टान में है, तो लग्न किसका विचार करेगी? शीर्ष का, सिर का विचार करेगी। समझ गए आप बात को?
यदि लग्न दूसरे दृष्ट कांड में है, तब लग्न के अधीन कौन सा विषय हो जाएगा? ग्रीवा, गर्दन हो जाएगी। और लग्न यदि तीसरे दृष्ट कांड में है, तब वहां से वस्ती का विचार करेंगे। ठीक है, गुप्त अंग है ना वस्ती, वहां का विचार करेंगे। इसी तरह से कोई ग्रह द्वितीय भाव में है, प्रथम दृष्ट कांड में है, तब नेत्र, उसका नेत्र का विचार। हाँ अधीन जो अंग होगा दायां। वो नेत्र होगा। यदि दूसरे दृष्ट कांड में है वो द्वितीय भाव के, तब है स्कंद के अधीन होगा। कंधे को कहते हैं स्कंद, ये है ना, ये कंधा। और तीसरे दृष्ट कांड में है, तब उसके अधीन अंग क्या होगा? लिंग होगा। इसी तरह से कर्क तीसरे भाव में चलेंगे, तो प्रथम दृष्ट कांड में कर्ण, दूसरे दृष्ट कांड में बाहु, और तीसरे दृष्ट कांड में मुष्क युगल, है ना। फिर नासिका प्रथम दृष्ट कांड में, चतुर्थ में आ गया तो पार्श्व भाग दूसरे दृष्ट कांड में, ये जो बगल से जो पार्ट है वाला हमारा, इसको हम कहेंगे पार्श्व भाग। और इसी तरह से क्या होगा? तीसरे दृष्ट कांड में है तो उरु। तो यहाँ लिखा है सारावली में कि मूर्धालोचन कर्ण गंध वहनम गंडौ हनुश्चाननम ग्रीवा स्कंद भुजम तु पार्श्व हृदय क्रोडानी नाभि पुनः वस्तिरलिंग गुदे च मुष्क युगलम चौरुद्वयम जानुनि जंघे पाद युगम विलग्न भवन त्रयंशैश्च त्रेधा क्रमात् पापावरणम लांछमेषु सौम्याः स्वांसे स्वराशावथवा स्थितास्ते कुर्वन्ति जन्मोत्थितमेषु चिन्हमेष्यम ग्रहास्त द्विपरीत संस्था। यदि कोई पाप ग्रह बैठा है इन दृष्टान में, ठीक है ना, तो जिस जिस दृष्टान में अधीन जो अंग है, उस दृष्टान पर क्या होगा? उस अंग में पाप ग्रह जो होंगे वो व्रणम, जख्म को करेंगे, फोड़े को, फुंसी को इंगित करेंगे। तो कौन सा ग्रह कौन से दृष्टान में बैठा हुआ है, उससे आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। लांछनम, लांछनम कहते हैं कोई विशेष चिन्ह, जैसे कोई तिल या मस्सा बन जाए, है ना, तो अमुक अंग में। और अगर शुभ ग्रह बैठेंगे, स्वांश में बैठेंगे, अपने अंशों में, अपनी राशि में बैठेंगे, स्थित होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो विपरीत फल करेंगे, यानी वो उस अंग को पुष्ट करेंगे, वो अंग उतना ही अधिक पुष्ट हो जाएगा व्यक्ति का। ठीक है ना। तो यहां से आप ऐसे करके विचार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अ, कोई ग्रह, अब चलिए अभी मैं थोड़ा सा इसको पूरा कर देता हूं, फिर डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। पाराशर जी ने क्या लिखा है इस बारे में कि राशि त्रिभागा दृष्काणस्ते च षट्त्रिंशदीरिता परिवृत्ति त्रयं तेषां मेषादिः क्रमशो भवेत् स्वपञ्चनवमानां च राशीनां क्रमश्चते नारदागस्त्य दुर्वासा दृष्काणेश्चाश्चरादिषु। ये दृष्काण के ईश होते हैं, अधिपति होते हैं। नारद, अगस्त, दुर्वासा। प्रथम दृष्काण में कोई ग्रह है तो उसके अधिपति नारद होंगे, दूसरे दृष्काण में कोई ग्रह है तो अगस्त होंगे, और तीसरे दृष्काण में है तो दुर्वासा होंगे। तो यथा नाम तथा फल। ठीक है। तो राशि त्रिभागा दृष्टानाते, राशि का तीसरा भाग ही दृष्टान कहलाता है। उस प्रकार से षट त्रिंशत, षट मतलब 6, त्रिंशत मतलब 30, 36 दृष्टान होते हैं। परिवृत्ति त्रयम तेषाम, और उनकी तीन तीन वृत्तियां होती हैं, मैंने आपको बता दी। ठीक है ना। और मेष आदे क्रमशो भवेत, मेष आदि राशियों से। स्व पंच नवमानाम राशि नाम क्रमश्च चे, राशियों के जो गणना का क्रम है वो स्व राशि में है तो स्व से, उसी राशि से गणना करेंगे। ठीक है ना। और फिर पंचम से करेंगे, दूसरे दृष्टान में है तो, प्रथम में है तो स्व से, पंचम में द्वितीय दृष्टान में है तो पंचम से, और नवम में है तो तृतीय दृष्टान में है तो से नवम की गणना की जाएगी। अब देखिएगा इसमें क्या है, यदि कोई ग्रह प्रथम दृष्टान में आ रहा है, तब आप क्या कहेंगे? दृष्टान से विचार जो किया जाता है, पाराशर जी ने क्या लिखा? भ्रातृजम सौख्यम, है ना, भाई, छोटे भाई बहन जो हैं उनसे
उत्पन्न जो सुख है उसका विचार किया जाता है। भाई बहनों का सुख आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोग इस वर्ग कुंडली का प्रयोग करते हैं, दृष्टिकाण चक्र का। इसको हम D3 भी कहते हैं, डिविजनल चार्ट 3, तीसरा चार्ट है ये। सबसे पहला क्या चार्ट है D1, उसको हम लग्न कहते हैं। दूसरा चार्ट क्या है, पीछे हमने पढ़ा था अभी, D2 होरा, D2 कहते D2 हैं, हो डिविजनल राशि चार्ट, हो रहा। डिविजनल चार्ट 2, ठीक है, होरा। अब ये हम पढ़ रहे हैं तीसरा डिविजनल चार्ट, दृष्टिकाण चक्र, इसको हम D3 भी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो छोटे भाई बहनों का कैसे विचार करेंगे, दृष्टिकाण चक्र में देखेंगे कि जो दृष्टिकाण लग्न जो आई है हमारी कर्क, उसके जो अधिपति हैं वो कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो चंद्रमा है वो कहाँ बैठे हैं, नवम भाव में। त्रिकोण में बैठे हैं, है ना। जी दृष्टिकाण चक्र में जो दृष्टिकाण लग्न के स्वामी है वो त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये अच्छा फल हो गया, ठीक है। सूर्य देखिए यहाँ पर, सूर्य बैठे हैं अपने उच्च के, उच्च वाली राशि में, उच्च राशि के दृष्टिकाण में बैठे हैं। मेष में तो सूर्य उच्च के होते हैं, तो ये अच्छा हो जी गया, ठीक है। शुक्र को देखिए, शुक्र भी तुला में आ गए, ये भी अपने ही उसमें आ गए स्वराशि दृष्टिकाण का। में। भौम को देखिए, मंगल को, ये वृश्चिक में है, ये अपने ही त्रिकोण में बैठ गए। बुध को देखिए आप, बुध भी अपने त्रिकोण में बैठ गए। शनि को देखिए, शनि भी अपने ही त्रिकोण उसमें दृष्टिकाण में बैठे हैं, है ना। तो कुंभ के ही, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि दृष्टिकाण जो कुंडली है वो यहाँ पर अच्छी प्रतीत हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जातक के जीवन में छोटे भाई बहनों का सुख जो है वो अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहनों से जो संपर्क है उसके, वो मधुर रहेंगे, है ना, मधुर व्यवहार करेगा जातक अपने छोटे भाई बहनों से। तो ऐसे करके अब कुछ एक विशेष सूत्र मैं आपको बताता हूं। यदि कोई भी ग्रह स्वदेशकाण का होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वो सबसे बेस्ट स्थिति होती है, गुड। जैसे यहाँ पर देखिए, चंद्रमा अपने मित्र के घर में बैठे हैं, स्वदेशकाण के तो नहीं है लेकिन मित्र के दृष्टिकाण में बैठे हैं। बृहस्पति कौन है, चंद्रमा के मित्र ही तो हैं, मित्र है। तो दृष्टिकाण के अधिपति मित्र के घर बैठ गए हैं, तो अच्छा फल हो गया। तो हाँ जी बोलिए। मंगल गुरु जी ये भी पंचम में बैठा है। हाँ, मंगल पंचम में बैठा है, तो केंद्र में भौम का विचार, यद्यपि त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह जो है वो शुभ हो जाते हैं, त्रिकोण स्थान स्वयं में ही शुभ हैं, तो इसलिए अपने ही जो है वो किस में बैठे हैं, वृश्चिक में ही बैठे हैं, है ना। तो क्या होगा, इनकी मंगल इनकी यहाँ पर थोड़े बली हो गए, तो थोड़ा सा भाई बहनों के प्रति जो व्यवहार रहेगा वो कभी कभी यदा कदा थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा वाला व्यवहार यहाँ पर हो जाएगा, मंगल की प्रवृत्ति के कारण, है ना। मंगल बहुत ज्यादा बली है तो अपना नैसर्गिक जो गुण है उसको भी बढ़ाएंगे। मंगल कौन है, चीफ कमांडर है ना, सेनापति हैं। मंगल के अंदर क्रोध भी है, तो थोड़ा सा भाई बहनों के प्रति वो चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम विचार कर लेते हैं। अब गुरु आपकी कोई शंका हो तो इसमें खूब मेहनत चाहिए, अथक परिश्रम चाहिए, तो जन्म कुंडली का बनाना भी आपको आना चाहिए। जैसे आज हमने त्रिकोण ये दृष्टिकाण का साधन करना सीखा है, तो ये भी आपको आना चाहिए, है ना, बिना गणित के सर साधन के। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछ रही थी मैं, जैसे आपने पूछा था क्वेश्चन कि आठ वृश्चिक लग्न है और हाँ म, मंगल जो है वो मिथुन राशि में बैठे हैं। हाँ, तो वृश्चिक से अगर वृश्चिक लग्न का मिथुन राशि देखेंगे तो आठवां घर में पड़ी मिथुन राशि। ठीक। आपने कहा था फिर कि उसके द्वितीय दृश कांड में को देखना है आपको, तो द्वितीय दृश कांड तो आठवें से पांचवा भाव देखना पड़ेगा ना फिर नहीं हमें। नहीं, वो दृष्टिकाण चक्र बनाने का नियम है, वो अच्छा दृष्टिकाण चक्र अलग चीज हो जाएगी। वो दूसरे दृष्टिकाण में बैठा हुआ है तो वो कौन से अंग को प्रभावित करेगा, तो चूंकि अष्टम भाव में बैठा है, तो अष्टम भाव में बैठा है तो अष्टम भाव के लिए दूसरी वाली कुंडली को देखिए, उधर है ना। दूसरे दृष्टिकाण के लिए उदरम लिखा हुआ है, हमारे बायां जो हिस्सा है उदर का, वह अंग व्यक्ति का हाँ प्रभावित हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक सर है। इसी स्क्रीन पे जो गुरुजी तीसरा श्लोक है एक बार इसका अर्थ बता दीजिए। कौन सा, जो तीसरा ये पापा व्रणम लांछन में ईशु। पापावरण लाछन में सौम्य। पापावरणम, पाप ग्रह बैठे हो अमुक अमुक अंगों के ऊपर, तो वो व्रण दे देंगे। व्रण का मतलब होता है जख्म है,
अथवा सूजन दे देंगे। व्रण कहते हैं फोड़ा फुंसी, है ना, कोई जख्म इत्यादि, ये सब चीजें दे देते हैं। लांछनम, लांछन भी दे देते हैं, विशेष चिन्ह बना करके दे देते हैं। जैसे कोई मस्सा दे दिया, बड़ा सा मस्सा बना दिया वहां पर, है ना, अमुक अंग के ऊपर। आप इस दृष्टांत चक्र के द्वारा ना आप व्यक्ति जी के जन्म समय का एक तरह से सटीकता को भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको दृष्टांत का ज्ञान है तो, कि जातक जब पैदा हुआ था तो भाई अमुक हिस्से पर कोई जख्म था क्या उस समय, है ना, तो आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। या कोई तिल इत्यादि या कोई फोड़े इत्यादि किसी के जन्म से बन जाते हैं, तो वो चीजें भी आप चेक कर लेते हैं। और सौम्याह, अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो फिर वो खाली छोटे मोटे चिन्ह बना करके ही दे देते हैं, अथवा वो अंग पुष्ट कर देते हैं, वहां पर कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। स्वान से स्वरास, अपने ही अंशों में बैठे हो, अपने ही दृष्टान में बैठे हुए हो, तब ये सब विचार नहीं किया जाता, तब वो अंग पुष्ट हो जाते हैं उसके। कुर्वन्ति जन्मोत्थित में सुचिन्ह मेष्यम गृहस्थ विपरीत संस्था, है ना। अगर ये जन्म से ही चिन्ह बना देते हैं, और विपरीत संस्था, ठीक है, अगर अपने ही राशियों में बैठे हुए हैं तब वो उसका विपरीत कर देते हैं, माने कोई चिन्ह भी नहीं बनाते, फिर वो अंग पुष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पाप ग्रह जो नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, और बुध भी पापी हो जाए किसी का, बुध पापी कब होता है, जब वो किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, है ना। ऐसे ही क्षीण चंद्रमा बैठा हो तो वो भी पापी होता है। तो ये जहां जहां बैठेंगे अमुक अमुक अंग को प्रभावित कर देंगे, ये है इसका मतलब। थैंक यू। ठीक, अगली बार हम लोग, गुरुजी, हाँ, बोलिए बोलिए इसमें बोलिए।